नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स में। मैं शैली सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ डेली करंट अफेयर्स क्लासेस। इसमें आपको बताऊंगा कि अपनी तैयारी कैसे करें और करंट अफेयर्स को मजबूत कैसे करें। ये हमारी टीम है जो आपको पढ़ा रही है डेडिकेटेड रूप से। दोस्तों, इसके बाद मैं अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैंने एमए इकोनॉमिक्स डीएवीवी से की है, एमबीए मेडिकैप से किया है, 2016 क्वालिफाइड हूँ और इसके अलावा एमपीपीएससी के बच्चों को 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, अनअकैडमी की कुछ फीचर जान लीजिए जो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं और एग्जाम्स के दृष्टि से आपकी हेल्प भी करेंगे। दोस्तों, डेली लाइव क्लासेस यहाँ है। जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस में अपनी तैयारी करते हैं वैसे ही यहाँ पे कर सकते हैं। हम आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है। लाइव टेस्ट होंगे, यहाँ पे क्विजेस होंगी, आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है इसका इवेल्युएशन होगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्स अवेलेबल है हमारे पास, जिसमें आपकी सभी तैयारी पूरी तरीके से किया जाएगा, हर सब्जेक्ट को तैयार किया जाएगा। इसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस है। यहाँ पे आप जितनी बार भी चाहें उतनी बार अपनी अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हैं, यानी आप रिकॉर्डेड वीडियोस और आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फ्री लाइव क्लासेस अवेलेबल रहती हैं, जैसे कि मेरी क्लास अवेलेबल है इकोनॉमिक्स की 7:30 पे। ठीक है, 7:30 पे मैं इकोनॉमिक्स लाइव फ्री लाइव क्लासेस में आपको पढ़ाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, ये टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं आपके ऊपर, और आपको अच्छी अच्छी जानकारियां और अच्छे कोर्स लेकर आते हैं। इसलिए दोस्तों, ये आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है दोस्तों। आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में आपको हर सिलेबस कवर कराया जाएगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिसेस और स्ट्रेटजी सब कुछ कंप्लीट होगा। सी सेट का पेपर होगा। करंट अफेयर्स में ले ही रहा हूँ, ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी ले रहा हूँ। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे आज के डेली करंट अफेयर्स की। डेली करंट अफेयर्स से पहले जाने से पहले दोस्तों, आप अपने दोस्तों को शेयर शेयर कर दीजिए। ये आपको करंट अफेयर्स क्लासेस के सभी दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए। इसके अलावा मैं अपने मेन थीम में चलता हूँ। विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारत पुरुष फुटबॉल टीम जितने स्थान पर कायम है वो है स्थान 108वां नंबर। भारत की टीम 108वें नंबर पर कायम है। फीफा ने अपनी ताजा रैंकिंग जारी की। द इंडियन मेंस फुटबॉल टीम retained the ranks in the world ranking released for June by FIFA and regulatory body of the world football, right? क्या प्लेस है? 108। अब हम बात करेंगे फेडरेशन की, बात करेंगे फीफा की, बात करेंगे एक्चुअली इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसका फीफा का काम क्या है। दोस्तों, इसको फ्रेंच में हम फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन बोलते हैं और इंग्लिश में इसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल बोलते हैं। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये which describe itself an international governing body of association of football। ये एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है जो आपको फुटबॉल की जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसका रेगुलेटरी का काम करती है। इसके प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो और हेडक्वार्टर से स्विट्जरलैंड जुरिक में है इसका। और इसको पहली बार जब बनाया गया था वो पेरिस में। ठीक है दोस्तों, पेरिस में इसकी पहली बार फाउंडेशन फ्रांस में हुई थी और इसको पहली बार जो डेट है 21 मई 1904 में इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है। इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं सल बिन इब्राहिम अल खलीफा और इसकी सब्सिडरीज आप देख सकते हैं कन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल, यूनाइटेड सोशल फेडरेशन, अर्ली वार्निंग सिस्टम भी, GmbH। ये सब सारे इसके सब्सिडरीज हैं। ठीक है। हाल ही में नासा ने पहली बार जिस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है, इससे पहले कोई भी महिला नहीं थी। नासा ने पहली बार महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए नियुक्त किया। दिस इज फॉर फर्स्ट टाइम। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसका ध्यान रखें। ये जो है, क्या नाम है? कैथी ल्यूडर्स हैं। रिसेंटली नासा हैज अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमन टू हेड द स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, कैथी ल्यूडर्स। She is the first lady who is selected for that, right? इसके बाद बात करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस की बात करेंगे। इंटरनेशनल अवेयरनेस, ये होता क्या है इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा।
एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस जो मनाया गया, कब मनाया गया? 13 जून को मनाया गया दोस्तों। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड ऑन द डे June 13. Actually, what is the albinism? Albinism is a group of inherited disordered characters by the little or no melanin production. This is condition increase the risk of skin cancer. Most people with albinism have pale skin, eye conditions, and are sensitive to sun. No cure exists, but skin can be protected and eye condition can be treated. सिंपल सी बात है दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है, इसमें मेलानिन का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन बंद हो जाता है। इसमें क्या होता है कि स्किन कैंसर की अधिकता बढ़ जाती है, स्किन कैंसर होने की अधिकता बढ़ जाती है। और आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहती है और आईज भी सेंसिटिव रहती है। इसकी बीमारी का अभी तक कोई इलाज तो नहीं है, परंतु इसमें देखिए ना, नो क्योर एग्जिस्ट। इस बीमारी का कोई इलाज तो नहीं है, पर इसको बचाया जा सकता है और अपनी आंखों की कंडीशंस को अच्छा रखा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए एल्बिनिज्म क्या होता है? एल्बिनिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिसमें मेलानिन नहीं बनता है, राइट। तो इससे बहुत सारी समस्याएं हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं इनटेक के मुताबिक उड़ीसा की महानदी में कितने वर्ष पुराना है? 500 साल पुराना है। 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है। ठीक है, 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है। अकॉर्डिंग टू द इंटेक द नंबर ऑफ इयर्स ओल्ड 60 फीट ऑफ टेम्पल फाउंडेड इन महानदी इन उड़ीसा। महानदी उड़ीसा में 500 ईयर्स ओल्ड एक टेम्पल मिला है। अब इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। द टेम्पल वॉज फाउंडेड इन द मिड रिवर नियर बदेश्वर इन Padmavati area of Cuttack, an ancient temple that remains submerged in Mahanadi in Odisha, has been founded as shared expert who were leading a documentation project, a heritage site in the river valley. The 6 feet temple, believed to be around 500 years old, was located recently during the exercise as part of the project, said Anil Dev. देखिए दोस्तों, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड हेरिटेज एक ऐसी ओडिशा की संस्था है जिसने अभी एक खोज की। वो एक्सरसाइज के थ्रू एक्सरसाइज कर रही थी एक प्रोजेक्ट में, उसी समय उसको ये प्राप्त हुआ। 60 फीट का टेम्पल मिला। उसमें उन्होंने देखा कि कितने साल पुराना है। कार्बन डेटिंग होती, उसके थ्रू उन्होंने पता लगाया। तो ये कितने साल पुराना है दोस्तों? ये 500 ईयर्स पुराना है। कितने फीट का था? ये 60 फीट का। ध्यान रखेंगे, तो रिवर कौन सी थी? महानदी थी। ठीक है, और एरिया कौन सा था? उड़ीसा का कटक, वदेश्वर पद्मावती एरिया था, कटक में, है ना। ये ध्यान रखें, ये आपको पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन में। हाल ही में जिस देश के सबसे उम्र दराज अपने देश के किस सबसे उम्र दराज 100 साल की उम्र के व्यक्ति का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? वसंत राय जी। वसंत राय जी हैं जिनका निधन अभी हो गया, वो 100 साल के थे। ठीक है, द ओल्डेस्ट क्रिकेटर इन द कंट्री हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 100 ईयर्स, वसंत राय जी। वसंत राय जी अभी हमारे बीच नहीं रहे, वो पास्ड अवे हो चुके हैं। तो हम वसंत राय जी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे वसंत राय जी वाज इंडियाज ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर एट 100 ईयर। ये 100 साल के पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं जो अभी तक जीवित रहे, और वो सैटरडे को उनका देहावसान हो गया। राजी वॉज 100 years old and survived by his wife and 2 children. 2 बच्चे और उनकी डॉटर, 2 डॉटर्स और उनकी वाइफ के साथ रहते थे, और वो 2:02 पर पास्ट अवे हो गए। चलिए उन्होंने क्या क्या कारनामे की ये तो देख लेते हैं। वो राइट हैंड बैट्समैन थे और उन्होंने फर्स्ट क्लास मैचेस कितने खेले थे? 9 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे। ये ध्यान दीजिएगा, 9 प्लस फर्स्ट क्लास। और उन्होंने 1940 में और स्कोर कितने किए थे? 1940 से शुरुआत की थी और वो उन्होंने स्कोर किए थे 277। सबसे बड़ा स्कोर था उनका 68। ठीक है, तो ये इन्होंने पहली बार खेला किधर से था? सेंट्रल प्रोविंस
जो अभी महाराष्ट्र का एरिया है, महाराष्ट्र का एरिया नागपुर है, सेंट्रल प्रोविंस। पहले ये मध्य प्रदेश भी आता था, उसी में सेंट्रल प्रोविंस और बिहार जिसे कहते थे। पहले आपको तो ये एमपी जीके में पढ़ाएंगे। ये जो सेंट्रल प्रोविंस है, ये इससे उन्होंने खेला है। ठीक है दोस्तों, तो ये 1939 में इन्होंने डेब्यू किया। 1940 में उन्होंने फर्स्ट क्लास के 9 मैचेस खेले हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास के 277 रन बनाए हैं और 68 उनका हाईएस्ट है। इसका ध्यान रखिएगा। आरबीआई ने वित्तीय बाजार इंफ्रा खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक नया ढांचा तैयार किया। अब देखिए उसमें क्या क्या है, जारी किया है। आरबीआई रिलीजेस न्यू फ्रेमवर्क फॉर द फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रा रिटेल पेमेंट सिस्टम। चलिए अब हम देख लेते हैं क्या। अखबारों की खबर से देखें, इंडियन एक्सप्रेस की खबर से देखें, बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर से देखें, तो बेनिफिट्स ऑफ अ न्यू फ्रेमवर्क दिस डिस्काउंट विल इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन सर्वेलेंस and disclosure and improve regulatory compliances by payment system. Operators will also increase customer awareness which will result in the better security, stability and betterment of your payment system. देखिए इस सिस्टम से क्या होगा कि जो अभी प्रॉब्लम आरबीआई में आ रही है, इसमें लगाम लगाने की कोशिश की है आरबीआई ने। क्यों? क्योंकि अभी जो इन्वेस्टर्स का पैसा जा रहा है, डिपॉजिटर्स का पैसा जा रहा है, उसको कहीं भी उधारी में बांट दिया जाता है। तो अब इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। इसमें क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी और ध्यान रखने में इसमें मदद मिलेगी। थोड़ा सा अभी हम एक काम करते हैं, आरबीआई के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आरबीआई मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका। ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई में हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसके गवर्नर हैं शशिकांत दास जी। 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, जिसमें से हैं विभू प्रसाद खुनगो, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा देवव्रत पात्रा जी हैं और एक अभी अपॉइंट करना बाकी है। इस ढांचे के थ्रू लाभ क्या है, इस दस्तावेज से निगरानी और खुलासे में पारदर्शिता बढ़ेगी। भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों द्वारा नियामक अनुपालन के सुधार होगा और ग्राहकों की जागरूकता भी बढ़ेगी। इसके परिणाम स्वरूप हमारी भुगतान प्रणाली की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आरबीआई में जो हमारी लेन देन की स्थिति है उसमें सुधार होगा। और जैसे मान लीजिए लोन एक ही कॉर्पोरेट सेक्टर को दे दिया जाता है, उसमें रुकावट आएगी। इसमें सही ढंग से ट्रांसपेरेंसी होगी कि हमने लोन कितने लोगों को दिया है और लोन किन किन लोगों को दिया है। ठीक है, और इसके अलावा हमने पैसे किन किन से लिया और कितना लिया है, मैंने आपको और सब बता दिए हैं। शशिकांत दास जी गवर्नर है। 4 इसके डिप्टी गवर्नर होते हैं, इनको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना, परंतु अगर आप पढ़ लेंगे तो बढ़िया रहेगा। एग्जाम में आ सकता है इसमें से कौन सा डिप्टी गवर्नर नहीं है या इसमें से कौन सा डिप्टी गवर्नर है। ठीक है, आरबीआई ने बैंकों के सीईओ पूर्णकालिक निदेशक की आयु सीमा 70 वर्ष तय करने का प्रस्ताव रखा है। देखिए एक प्रपोजल आया है आरबीआई की ओर। आरबीआई ने क्या रखा है प्रपोजल, 70 ईयर्स का प्रपोजल रखा है। ठीक है दोस्तों, 70 ईयर्स का प्रपोजल रखा है, एक पेपर तैयार किया है आरबीआई ने। आरबीआई प्रपोज टू सेट अ एज लिमिट ऑफ सीईओज फुल टाइम डायरेक्टर्स ऑफ बैंक्स टू 70। एक आरबीआई ने प्रपोजल डिस्कशन पेपर रिलीज बाय आरबीआई on Thursday said that chief executive officer and whole-time directors belonging to promote group should pass on the managerial leadership to professional after 10 years। ये आरबीआई कहना है कि आप सीईओज और जो होल टाइम डायरेक्टर्स हैं उनको 10 साल तक ही रखें। इसके बाद आपके जो अच्छे लीडर्स हैं, अच्छे मैनेजर्स हैं, आप उनको अपनी जिम्मेदारी सौंप दें। ठीक है, ये प्रपोजल है, अभी ये पास नहीं हो। और आरबीआई ने इसमें अपनी राय मांगी है, किसकी, स्टेक होल्डर्स की। कब तक, जुलाई, स्टेक होल्डर्स की जुलाई 15 जुलाई तक राय मांगी है। इसके बाद हो सकता है अगर राय सही लगे आरबीआई को और इससे फायदा हो इन्वेस्टर्स का और स्टेक होल्डर्स का, जैसे हम आप जिन्होंने बैंकों में पैसा दिया है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में हमने पैसा जो दिया है उससे उससे हम लोग इससे हमको फायदा हो तो हम इसको अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो आरबीआई आपके फायदे के लिए नई नई चीजें ला रही है और जरूरी भी है, नए रिलीजेस होने चाहिए। क्योंकि देखिए अभी जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, जो आपको फ्रॉड्स हो रहे हैं, इनमें कमी आएगी और आरबीआई अच्छा काम कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी आपको बहुत काम आएगी।
इसके बाद हम चलते हैं, मध्य रेलवे ने मुंबई में फेब्रुआरी के 7 कूड़े में स्क्रीनिंग निगरानी को बढ़ावा देने के लिए रोबोट कैप्टन अर्जुन की शुरुआत की है। ठीक है। सेंट्रल बैंक लॉन्च सॉरी सेंट्रल रेलवे launched robotic Captain Arjun to boot screening surveillance in Pune along with the February in Mumbai। दोस्तों है क्या है? यह रोबोट यात्रियों को ट्रेन में सवार होने और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के द्वारा स्क्रीनिंग करने के लिए लॉन्च किया जाता है। कैप्टन अर्जुन के इस नवाचार के पीछे ब्रेन चाइल्ड आलोक बोहरा डीआईजी आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मध्य रेलवे ने कहा है कि दुनिया भर के कई क्षेत्रों के लोगों के बीच उच्च संक्रमण दरों कोविड-19 महामारी से निपटने के प्रयासों में बाधा डाली है। इसमें रोबोटिक स्क्रीनिंग पर विचार करने के लिए प्रेरित किया गया है। कैप्टन अर्जुन को कई उपयोगों के लिए तैनात किया जा सकता है और यह स्टेशन नियंत्रण में एक प्रभावी तत्व और स्टेशन सुरक्षा योजना को बढ़ाएगा। दोस्तों इसमें सिंपल आप देखेंगे कि कैप्टन अर्जुन जो है, कैप्टन अर्जुन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज द रेलवेज प्रोटेक्शन। अभी जो कोविड-19 की महामारी है उसमें इंसानों को अगर हम जांच में लगाते हैं तो अगर कभी कभी क्या होता है, इन्फेक्टेड व्यक्ति से अगर दूसरा इन्फेक्टेड जांच भी कर रहा है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत उपयोगी होगा और इस ये हेल्प करेगा। ठीक है, ठीक है, रोबोटिक्स की जरूरत भी है अपने को, सिक्योरिटी में भी काम आएगा। ठीक है, असामाजिक तत्व जो आएंगे उन पे भी नजर रखेगा। बहुत ही अच्छा है ये। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने वायरस को मारने के लिए जर्मी वन डिवाइस लॉन्च की है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स ऑफ होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी लॉन्चेस द जर्मी वैन डिवाइस टू किल viruses. A device named Jeremy Van has been launched by the Union Minister of the State for Home Affairs, G. Kishan Reddy. दोस्तों, होम मिनिस्टर कौन है अपने? होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं और स्टेट होम मिनिस्टर जो हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जो हैं, राज्य मंत्री जो हैं, वो है जी किशन रेड्डी जी। अब इन्होंने एक जर्मी बैन लॉन्च किया है। जर्मी बैन है क्या? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने जर्मी बैन नाम से एक डिवाइस लॉन्च किया है। इस डिवाइस को अटल इंक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया महिला उद्यमी हब द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में इस लॉन्च किए गए डिवाइस की सतह और वायु रोगाणुओं को 99.9% 99.9% मारने की क्षमता है। इसलिए यह डिवाइस संगरोध केंद्रों, आइसोलेशन वार्ड्स, हॉस्पिटल्स और कोरोना वायरस जैसे वायरसों को मारने के लिए सभी सामान्य स्थानों के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, ये एक वुमेन एंटरप्रेन्योर ने इसको तैयार किया है। ये लेडी एंटरप्रेन्योर्स है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर एन एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि अटल इंक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया ने कौन सी ऐसी डिवाइस बनाई है जिसके तहत वायरस को मारा जा सकता है, या वायरसेस या कोरोना वायरसेस को सतह से मारा जा सकता, सतह में मारा। तो उसका नाम होगा, क्या होगा भैया दोस्तों उसका नाम होगा जर्मी बैन। जर्मी बैन एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिससे ये काम पूरा किया जा सकेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर बूंद से ज्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों को जितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है वो है 4000। कितने करोड़ रुपए? 4000 करोड़ रुपए। The central government has allocated 4,000 crores for states in the current financial year under प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना under the drop more crop yield more than every drop, right? ये है 4,000 रुपीज। 4,000 रुपीज जो है ये दिए गए हैं किसके लिए? अभी ये चालू वित्त वर्ष में सिंचाई योजना के लिए दिए गए हैं। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 4000 करोड़ रुपए सभी राज्यों को कंपाइल तौर से अलग अलग रूप में दिया जाएगा। अब ये है क्या? हर खेत को पानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार जल संरक्षण और उसके प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस आशय के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पीएमकेएसवाई को सिंचाई हर खेत को पानी के कवरेज का विस्तार करने और स्रोत निर्माण वितरण प्रबंधन क्षेत्र आवेदन विस्तार गतिविधियों पर अंत समाधान के अंत के साथ क्रियान्वित तरीके से पानी के उपयोग की दक्षता प्रति बूंद अधिक फसल में सुधार करने के दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 1 जुलाई 2015 को हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की और मंजूरी दी। ये 1 जुलाई 2015 को शुरुआत की गई थी। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाता हूँ इसमें आपको क्या है। अगर मेंस में ये आता है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आप क्रियान्वयन बताएं और इस योजना का कितना विस्तार हुआ, इस योजना से लाभ कितना हुआ, ये आप विस्तार में इसको बता सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैं अगर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इसमें 1 जुलाई जो है 1 जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत हुई है। अगर इसे क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई है, तो कब की गई भैया, ये 1 जुलाई 2015 में, ठीक है। और इस बार पूछा जाएगा कि कितना दिया गया, तो 4000 करोड़ रुपए दिया गया, ठीक है। गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है, 674। दोस्तों, द नंबर ऑफ एशियन लायंस फाउंड इन द गिरी फॉरेस्ट फॉर गुजरात हैज इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू 2015, दिस इज 674। ये ध्यान में रखिएगा, नंबर्स ध्यान में रखिएगा, ये नंबर आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितनी है, 674। इसके बाद हम देख लेते हैं ये है क्या। June 5 census of Asia's exclusive population indicates number have risen by 29% over 5 years. Gujarat pride still on hosting Asiatic lion exclusively and their numbers have now risen to estimate 674 Giri forest region. Other revenue areas of the coastal Saurashtra. देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी जब ये 2015 में रिपोर्ट आई थी कि एशियाटिक जो लायन है वो बहुत हद तक कम होते जा रहे हैं उनकी संख्या कुछ रोगों के कारण, तो गुजरात सरकार ने इसको एक चैलेंज माना और यहाँ पे इनकी कंजर्वेशन के लिए इनको बढ़ाने के लिए प्रयास किया। तो दोस्तों ये बढ़ के हो गए 674 और प्रतिशत कितना रहा इनका, 29%, 2015 में, और ये 2015 में काउंट किया गया था, अब इसके दूसरे 2020 में काउंट किया गया, ठीक है। अब 29% बढ़कर ये हो गए कितने, 674, ठीक है। और ये कवर कितने जिलों को कवर करता है, ये एशियाटिक लायन जहाँ जहाँ रहते हैं, ये 9 जिले हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें इनको पाला जा रहा है सौराष्ट्र के, ठीक है। गिर के जंगल है वहां पे इसको ओवर एन एक्सपेंस ऑफ अबाउट, इसका एरिया टोटल है 30,000 स्क्वायर किलोमीटर, 30,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये तो रहा आज की जानकारी का माहौल और आपको जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं डेली क्विजेस में। आपसे मैं 8 से 10 सवाल रोज पूछूंगा जिसका मैं आपको आप इन सवालों को आप लिख भी सकते हैं और आप इन सवालों को पढ़ने के बाद सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सोल्यूशन यहाँ पे नीचे दिया है, परंतु आप इसको आप अपनी तैयारी के तौर पर देखें। भारत को वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में किस स्थान पर स्थान दिया गया, दोस्तों अभी जो सूचकांक जारी हुआ है, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा ये भी। इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट विच पोजीशन ऑन द एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, राइट, दैट इज 43, 43वीं रैंक भारत को प्राप्त हुई है। अब ये हम डिटेल में थोड़ा जानेंगे इसके बारे में, तो हम डिटेल में जाते हैं तो हम देखते हैं इंडिया हैज बीन रैंक 43rd रैंक ऑन द एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स which was compiled by the Institute for Management Development IMD. Singapore topped 63 national rank list. India's rank remains low due to traditional weaknesses such as poor infrastructure and insufficient education. दोस्तों भारत की 43वीं रैंक रही
इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि IMD जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसने लिस्ट जारी की है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स इसको कहते हैं। ठीक है, सिंगापुर इसमें पहले नंबर पर रहा। टोटल देश हैं कितने? 63 देश हैं जिनको इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, इंडिया की क्यों ऐसी बुरी हालत हुई या नीचे पायदान पे रहा? उसका कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे रोड हुआ, ड्रेनेज सिस्टम हुआ, सेफ्टी हुई, बिल्डिंग्स हुई, इंडस्ट्रीज कॉरिडोर्स हुए, ये सब सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गई। हॉस्पिटल्स हुए, सब चीजें ये आ गई इंफ्रास्ट्रक्चर में। और इसके अलावा एजुकेशन में बहुत कम हुआ, इन्वेस्टमेंट कम हुआ एजुकेशन में। देखिए दोस्तों, क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि देखिए R&D पे आप जाएंगे, कभी आप देखिएगा जो हमारे यहाँ पीएचडीज होती हैं, वो यहाँ पे पीएचडी में बहुत कम खर्च होता है। आपको बता दूं, साल का जितना बजट है पूरे भारत देश का पीएचडी के लिए, जो ईयरली बजट है, एनुअल बजट है, वो है, अगर अमेरिका की यूनिवर्सिटी को देखें, कौन सी? हार्वर्ड। कौन सी है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जितना पैसा खर्च होता है साल का, अकेले पीएचडी के बच्चों को, उतना पूरा देश में खर्च होता है। तो आप समझ लीजिए कि अपने यहाँ की रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एजुकेशन की क्या हालत है। ठीक है, टोटल जो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे पीएचडी के लिए, और अकेला हार्वर्ड उसको इक्वल टू टोटल पीएचडी जितना हमारा यहाँ देश में पूरा खर्च होता है हायर एजुकेशन के लिए, तो उतना अकेला वो खर्च करता है। कौन? हार्वर्ड। तो हमारी स्थिति देख सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में किस राष्ट्र को पहले स्थान पर रखा गया था? Which nation was ranked first on World Competitiveness Index? तो हमने पढ़ा था अभी, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था ना। सिंगापुर है दोस्तों, सिंगापुर है। जो पहले क्वेश्चन से मैंने सॉल्व कर दिया वो सिंगापुर है। सिंगापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ, दूसरा स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ, और तीसरा स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ। पहला, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे सिंगापुर हैज टॉप फॉर द एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स which the comprises almost the total of 63 nations. Denmark was the ranked second, followed by Switzerland, and in the third position is Netherlands. ठीक है, तो ये रहे आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये ठीक है, फोर्थ पोजीशन किसके थ्रू है? ये है फोर्थ पोजीशन किसकी है? नीदरलैंड। तो ये आपको चारों देशों की भी हमने आपको बता दी। एक क्वेश्चन से आपकी 4 कंप्लीट हो गया। कोई भी अगर रैंक फर्स्ट पूछता है तो आपको बताना है सिंगापुर, सेकेंड पूछता है तो आपको बताना है डेनमार्क, थर्ड पूछता है तो नीदरलैंड बताना है, स्विट्जरलैंड आपको नीदरलैंड आपको फोर्थ बताना है, स्विट्जरलैंड आपको थर्ड बताना है। तो कुल मिला के दोस्तों आपके यहाँ से तीन क्वेश्चन फॉर्म। इंडिया की रैंक कौन सी है दोस्तों? 43rd रैंक। तो इस प्रकार से टोटल देश कितने थे? 63 देश नेशन थे। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे जंप करेंगे। यूरोपीय संघ के एंटी ट्रस्ट अथॉरिटी ने किस टेक जायंट के खिलाफ मामले खोले हैं? द यूरोपियन यूनियंस एंटी ट्रस्ट अथॉरिटी हैज ओपन केस अगेंस्ट विच टेक गेंट कंपनी? द कंपनी इज एप्पल। एप्पल जो है, एप्पल अमेरिका की कंपनी है, कैलिफोर्निया में इसका हेड ऑफिस है दोस्तों। तो इसने क्या किया है, अब ये डिस्प्यूट समझ लेते हैं। द यूरोपियन यूनियन पावरफुल एंटी ट्रस्ट अथॉरिटी ओपन अ सीरीज ऑफ केसेस अगेंस्ट एप्पल ऑन जून 16, 2020, include one brought by Spotify alleging the tech giant makes unfair use of its app store. ये स्पॉटिफाई कंपनी ने ये एलेज किया है, ये उनके ऊपर आरोप लगाया है कि
हमारा इस्तेमाल अपने स्टोर में गलत तरीके से किया गया है और इसके तहत इनके ऊपर केस बनता है। ठीक है दोस्तों, तो एप्पल के ऊपर यूनियन ये कार्यवाही करने के लिए उन्होंने केस लगाया है। 93 में ऑस्कर का आयोजन कब होगा? When will the 93rd Oscar will be held? ठीक है, when will the 93rd Oscar be held? ये that will be held on April 2021। क्यों भैया, ऐसा क्यों हुआ? कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए पहली बार ये ऑस्कर ने अपनी डेट को बढ़ा दिया है। द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट्स साइंस एंड द एबीसी टेलीविजन नेटवर्क, ये एकेडमी का क्या नाम है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट्स एंड साइंस, एबीसी टेलीविजन ऑन जून 15 अनाउंस्ड दैट 93rd ऑस्कर, ये तिरानवेवा जो ऑस्कर अवार्ड होगा वो 2020 में ना मिलकर अब मिलेगा कब? 2020 में फरवरी 28 थी, जो ऑलरेडी बढ़ चुकी है डेट। ठीक है, अब मिलेगा 2021 में अप्रैल में मिलेगा। ठीक है, एक साल बढ़ गया है। Prestigious Academy Award was earlier scheduled to be held on 28th February. Now this will be held on 25th April of 2021। ठीक है, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में एलजीबीटी समुदाय के खिलाफ कार्यस्थल भेदभाव पर रोक लगा दी? Which nation's Supreme Court barred workplace discrimination against LGBT community in historic judgment? वो है भैया यूएसए में। और ऐसा क्यों किया? देखिए, एलजीबीटी होता क्या है? एलजीबीटी का फुल फॉर्म है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। ठीक है, लेस्बियन, गे, एलजीबीटी, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, ये एक कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी ने जब वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अर्जी लगाई है ना, तो वहां पे इनको ये अधिकार प्राप्त हुआ है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑन जून 15 2020, ठीक है, बेयर्ड वर्कप्लेस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द राइट ऑफ एलजीबीटी। वर्क प्लेस में उनके खिलाफ जो किए जा रहे अमानवीय व्यवहार हैं वो अब नहीं होंगे, इसमें बैन लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, कौन सा राष्ट्र एक संस्थापक सदस्य के रूप में 15 जून 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी में शामिल हो गया? दोस्तों आप ये बताइए कि कौन सा राष्ट्र है जो शामिल हो गया? मैं नीचे लिखा इंडिया ही है। Which nation joined the global partnership on the artificial intelligence on June 15, 2020? That is India। दोस्तों भारत ने, आप एआई के बारे में तो सुना ही होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आज के टाइम पे बहुत उपयोगी टूल है टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि इससे आपके रोबोटिक्स भी चलते हैं। रोबोटिक्स भी आपके आपके चलते हैं। बाकी की जितनी बहुत सारे, अब जैसे आपकी मोबाइल टेक्नोलॉजी में भी एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, मोबाइल पे भी आ गया टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से बिल्कुल मिल रही हैं। India has joined the Global Partnership on the Artificial Intelligence (GPAI) on June 15, 2020. As a founding member of this multi-stakeholder international partnership, will promote responsible and non-human centric development and the use of AI। दोस्तों बहुत उपयोगी है, मैं आपको बता दूं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग अब बहुत ज़्यादा होने लगा है दोस्तों। इससे ही अब आगे की चीज़ें चलेंगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं 7वें क्वेश्चन। भारत का पहला गैस परंपरा मंच इंडियन गैस एक्सचेंज किसने लॉन्च किया है? वो है धर्मेंद्र प्रधान जी।
Who launched India's first gas traditions platform, India's gas exchange? That is Dharmendra Pradhan. Dharmendra Pradhan पेट्रोलियम यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं. यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान on June 16, 2020 launched the Indian Gas Exchange. ये पहली बार इतिहास में भारत के हो रहा है जो इंडियन गैस एक्सचेंज भी अब भारत में खोला गया है. ठीक है. नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है. जैसे अभी शेयर धारकों के लिए या आपकी बुलियंस मार्केट है, उनमें सब जगह आपको जैसे आपकी एनएसई है, बीएसई है, ऐसे एक्सचेंज है. ऐसे ही ये नया एक्सचेंज इन्होंने इंडियन गैस एक्सचेंज खोला है जिसमें आप ऑयल से रिलेटेड चीजें अपनी खरीद या बेच सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत को 2019 में दुनिया के शीर्ष एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में किस स्थान पर स्थान दिया गया है? India was ranked at which position among the world's top FDI recipients in 2019 as per the UN report. 2019 की रिपोर्ट जो यूएन की है, सबसे ज्यादा किसको प्राप्त हुआ वो हम बाद में बात करेंगे. पहले भारत की बात करते हैं. भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ, 9वीं जगह प्राप्त हुई है, 9th प्लेस प्राप्त हुआ है. जो सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करता देश है उनकी लिस्ट. India was the 9th largest recipient of FDI in 2019. Will continue to attract investment. States latest UN report, India receives $51 billion foreign investment in 2019. Revealed UN conference on the trade and development UNC. दोस्तों ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएन रिपोर्ट जारी करता है. और इसकी विंग कौन सी? कन्फेडरेशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. ठीक है. यूएन कैड है, यूएनसीटीएडी. ठीक है. इसने रिपोर्ट जारी की है. इसके तहत बताया गया है कि कौन से देश के पास कितना विदेशी भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार या विदेशी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है विदेशी इन्वेस्टरों ने पैसा लगाया और कितना लगाया. इसके बाद दोस्तों धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमारा वीडियो देखा. दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आपको पसंद आई? बिल्कुल आप इस पे कमेंट करें और बताएं. आपको हमारे YouTube चैनल लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स में जाना है और मेरा वीडियोस आपको YouTube के लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स में जब आप जाएंगे और डेली करंट अफेयर्स बाय शैलेश सिंह सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा ये. आपको टेलीग्राम ऐप में भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं हमारा लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम जो चैनल है. इसके अलावा बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम को आप सब्सक्राइब जरूर करें. ठीक है. इसके बाद जैसे ही आप अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में जाकर हमारी बाकी की जो क्लासेस हैं और एजुकेटर्स हैं और जितनी भी तैयारियां हैं अलग से सेपरेट तरीके से कराई जाती हैं, तो जब आप उसको डाउनलोड करेंगे और उसका सब्सक्रिप्शन लेंगे, ठीक है दोस्तों, तो आपको मेरा कोड लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है. दोस्तों कोड है शैलेश, SHAILESH. ठीक है. बिल्कुल कोड लगाना ना भूलें जिससे आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जा सके. किस पे? लर्निंग प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जा सके. दोस्तों ये तो रही आपके लिए इंफॉर्मेशन जिससे आपका काम होगा बेहतर. इसके अलावा मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि आपको सब्सक्रिप्शन कितने में प्राप्त हो जाएगा. ठीक है दोस्तों. सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ. दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन आपको प्राप्त होगा, देख लीजिए एक बार लास्ट में. एमपीपीएससी व्यापम में आप जाएंगे, गोल सेलेक्ट करेंगे. ठीक है. लर्निंग ऐप में जाके फिर आप जब सब्सक्रिप्शन के पार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि कितना एक साल की जो फी है बहुत ही नॉमिनल 6300 है, जिससे आपको दिख रहा होगा कि आपने इसको एवरेज किया तो 525 रुपीज आती है. और अगर इसमें एक महीने का 1260 रुपए जोड़ देते हैं तो आपको मिलेगा 24 महीने का, बिल्कुल 24 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. देखिए
अगर आप इसको ये वाला अगर आप ऐड करें इसमें 6300 रुपीज में कितना 1260 रुपीज ऐड करें तो आपको मिलेगा 7500 में 7560 रुपीज में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन। दोस्तों ये रहा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन। अगर आप चाहें तो इसको कंटिन्यू खुद रख सकते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपने दोस्तों या परिवार में किसी को दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल इसको जैसे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में जाएं तो इसको खरीदें। ठीक है, और मेरा कोड लगाना बिल्कुल मत भूलें। मेरा कोड है शैलेश। ठीक है सर दोस्तों, शैलेश है मेरा कोड, बिल्कुल इसको लगाना बिल्कुल ना भी भूलें। मैंने आपको बता ही दिया, आपको जाके लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के चैनल में जाके लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करना है, और मेरे वीडियोस वहाँ उपलब्ध हैं और हमारे एजुकेटर्स के वीडियोस। धन्यवाद दोस्तों। इसके साथ ही